हेलो गाइस, चैनल नॉलेज फॉर यू में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपकी बुक समकालीन भारत, जिसे भूगोल की किताब भी कहते हैं, का अध्याय 1 संसाधन एवं विकास के प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बहुवैकल्पिक प्रश्न। तो पहला प्रश्न है आपका, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि जो लौह अयस्क है वो किस प्रकार का संसाधन है। नवीकरणीय योग्य है, प्रवाह है, जैव या अनवीकरणीय योग्य। तो नवीकरणीय तो हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि नवीकरणीय जो संसाधन होते हैं, हम जानते हैं कि नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं। ये वे संसाधन होते हैं जो भौतिक, रासायनिक या आंतरिक प्रक्रियाओं द्वारा क्या किया जा सकता है, जिन्हें पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। तो इन नवीकरणीय योग्य साधन को पुनः पूर्ति साधन भी कहते हैं। जैसे कि सौर हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। तो लौह अयस्क तो इसमें आएगा नहीं। तो मतलब नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है, क्योंकि हम इनकी पुनः पूर्ति नहीं कर सकते। प्रवाह भी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रवाह मतलब होता है बहना, तो ये बहता भी नहीं है। जैव जीवित नहीं है, क्योंकि जैव वे संसाधन होते हैं जो जीवित हुआ करते हैं, तो जैव भी नहीं हो सकता। तो अब बचा है आपका अनवीकरणीय योग्य। तो आपका उत्तर हो जाएगा अनवीकरणीय योग्य। मतलब आपका जो लौह अयस्क है वो किस तरीके का संसाधन है, वह अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। अब दूसरा है आपका कि ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। तो जो ज्वारीय ऊर्जा होती है तो वो किस प्रकार का संसाधन होती है। तो ज्वारीय ऊर्जा जो समुद्र में है ना, ज्वार भाटा वगैरह होता है ना, तो उससे प्राप्त हुई ऊर्जा होती है। तो वह ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। तो पुनः पूर्ति योग्य आप जानते हैं कि पुनः पूर्ति योग्य जो संसाधन होता है उसे नवीकरणीय योग्य संसाधन भी कहते हैं। तो पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है या अजैव संसाधन है या मानवकृत है या फिर अचक्रीय है। तो जो ज्वारीय ऊर्जा होगा तो क्या होगा, हम इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं, इसकी पुनः पूर्ति कर सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा पुनः पूर्ति योग्य। अब तीसरा है आपका कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। ऐसा कौन सा कारण है कि जो पंजाब की भूमि है उसका निम्नीकरण हो रहा है। तो गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन या अति पशुचारण, ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। तो इसका उत्तर आएगा अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई होने के कारण क्या हो रहा है, पंजाब में भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है। ऐसा कौन सा प्रांत है, ऐसा कौन से क्षेत्र होते हैं जहाँ पर सीढ़ीदार खेती की जाती है या सोपानी खेती की जाती है। तो आप लोग है ना, जब चैप्टर को डिस्कस किए थे तो वहाँ पर आप पढ़ चुके होंगे कि जो आपका पहाड़ी इलाका होता है, जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, तो वहाँ पर क्या की जाती है, सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो यहाँ देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से क्षेत्र दिए हैं, कौन से प्रांत हैं जो पर्वतीय हैं। तो पंजाब तो पर्वतीय क्षेत्र नहीं है। उत्तर प्रदेश के मैदान लिखा ही है, जब इसमें मैदान लिखा है तो ये मैदान ही होगा। तो यहाँ पर सीढ़ीदार खेती तो नहीं की जाएगी। हरियाणा, ये भी पर्वतीय क्षेत्र नहीं है। उत्तरांचल, अब बचा आपका उत्तरांचल। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर होगा उत्तरांचल या उत्तराखंड है। ठीक, क्यों? क्योंकि उत्तरांचल जो है वो पर्वतीय क्षेत्र है और यहाँ पर कौन सी खेती की जाती है, यहाँ पर सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है। अब पांचवा है आपका कि इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। मृदा जाना होता है मिट्टी, है ना। तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें काली मिट्टी पाई जाती है। तो आपने पढ़ा था कि जो काली मिट्टी है वो कहाँ पाई जाती है। काली मिट्टी आपकी गुजरात और महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, है ना, ये ना राज्य हमने देखे थे। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर तो नहीं है, राजस्थान आपका नहीं है, महाराष्ट्र, तो यहाँ पर जो उत्तर होगा आपका महाराष्ट्र होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में काली मृदा पाई जाती है, झारखंड में नहीं पाई जाती है। तो अब आपका जो नेक्स्ट है वह दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में देना है। तो कितने शब्दों में देना है हमें, 30 शब्दों में। तो पहला प्रश्न है आपका 3 राज्यों के नाम बताएं जहां काली मृदा पाई जाती है, इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। तो सबसे पहले तो पूछा गया कि ऐसे कौन से 3 राज्य हैं जहां काली मिट्टी पाई जाती है, और साथ में यह भी पूछा गया है कि इस मिट्टी पर
कौन सी फसल प्राथमिक रूप से या मुख्य रूप से उगाई जाती है। तो देख लेते हैं कि महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो पठार होते हैं वहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, काली मृदा पाई जाती है। काली मृदा के लिए कौन सी फसल होती है मुख्य? तो काली मृदा के लिए मुख्य जो फसल होती है वह कपास की होती है। तो मतलब काली मृदा में कपास की जो खेती की जाती है ना, वो सबसे उचित समझी जाती है। अब यहाँ पर मैप के द्वारा भी आप देख सकते हैं कि जो काली मृदा है वो कहाँ पर पाई जाती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो एरिया आपका दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपकी काली मृदा पाई जाती है। अब प्रश्न नंबर आपका दूसरा है, वही 30 से शब्दों में जो देना है, तो पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो प्रश्न पूछा गया है जो पूर्वी तट है, तो उस पूर्वी तट की जो नदी डेल्टा होते हैं, आपको पता है ना, नदी डेल्टा बनाती हैं, एस्चुरी भी बनाती हैं, है ना। तो जो नदी डेल्टा बनाती हैं, तो उनके द्वारा जो लाई गई मृदा होती है, जो उनके द्वारा जो मृदा लाई जाती है नदियों के द्वारा, तो उन नदियों के द्वारा लाई गई वह मिट्टी कौन सी होती है। तो यह पूछा गया है कि पूर्वी तट में जो नदी हैं जो डेल्टा बना रही हैं वो किस प्रकार की उनमें मृदा पाई जाती है, और इस प्रकार की जो मृदा होती है उनकी 3 विशेषताएं भी पूछी गई हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देख लो कि जो पूर्वी तट है वह कौन सा होता है। आपका ये जो क्षेत्र दिया हुआ है ये क्या हो गया, ये पूर्वी तट हो गया। अब पूर्वी तट में आपका क्या है, यहाँ पर आपको याद होगा जब पूर्वी तट की बात की जा रही है तो आपके यहाँ से कौन कौन सी नदियाँ गुजरती हैं। यहाँ से आपकी महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, है ना, इस तरीके की यहाँ से ये नदियाँ निकलती हैं। और ये जो नदी होती हैं तो ये अपने साथ जब जो डेल्टा बनाएंगी तो अपने साथ ना जो भी निक्षेप लाएंगी तो उनमें क्या होगा, कौन सी मिट्टी तैयार होगी, उनसे जलोढ़ मिट्टी तैयार होती है। तो इसका उत्तर क्या है, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो जो पूर्वी तट हो गया और जो नदी डेल्टा है, तो उन नदी डेल्टा के द्वारा जलोढ़ मृदा जो निक्षेप लाए गए हैं उससे जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। इस जलोढ़ मृदा की प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं। तो पहली विशेषता है, यह मृदा हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। तो जो हिमालय पर्वत से जो नदी तंत्र निकलता है, जो सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी है, तो इनके द्वारा क्या किया जाता है, जब ये बहती हैं, इनका जो जल प्रवाह होता है, तो इनके द्वारा लाए गए जो निक्षेप होते हैं, तो इन निक्षेपों से क्या होता है, इन मिट्टी का निर्माण होता है। दूसरी विशेषता हो गई आपकी कि जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट, गाद और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। मतलब जो जलोढ़ मृदा होती है उसमें क्या क्या पाया जाता है, उसमें रेत होती है, सिल्ट होती है और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं, मतलब इनसे मिक्स होकर बनती है। और तीसरी विशेषता है कि जो जलोढ़ मृदा होती है वो बहुत उपजाऊ होती है ना। क्यों उपजाऊ होती है, क्योंकि ये जो नदी होती हैं, ये नदी अपने साथ क्या ऐसी मिट्टी को बहा के लाती हैं जिसमें ह्यूमस ज़्यादा होता है, और ह्यूमस ज़्यादा होने से क्या होगी, जो मिट्टी होगी वो अधिक उपजाऊ होगी, है ना। तो जलोढ़ मृदा बहुत उपजाऊ होती है और इसमें अधिकतर पोटास, फास्फोरस और चूना पाया जाता है। ठीक, तो इस तरीके से जलोढ़ मृदा की विशेषताएं हो गई। अब आपका तीसरा प्रश्न है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। तो जो पहाड़ी क्षेत्र होता है, कि जो पहाड़ होगा तो वो कैसे होता है, पहाड़ जो होता है ढाल युक्त होता है ना, उसमें ढाल होता है। तो उसमें क्या होगा कि यदि सिंचाई की जाएगी या बारिश का पानी आएगा तो उससे क्या होगा कि जो मृदा होगी, जो मिट्टी होगी, उसका अपरदन अधिक होगा। अब अपरदन क्या होता है, तो मिट्टी का जो कटाव होता है, मतलब पानी के साथ मिट्टी का बह जाना। ज़्यादा मिट्टी बहेगी तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, गड्ढे हो जाएंगे ना, मिट्टी वहाँ की समाप्त हो जाएगी ना, धीरे धीरे करके खत्म होती जाएगी, निम्नीकरण होता शुरू हो जाएगा। तो जो मिट्टी का जो कटाव होता है और उसके बहाव की जो प्रक्रिया होती है ना, तो उसको मृदा अपरदन कहा जाता है। तो जो पहाड़ी क्षेत्र होंगे, आप पहाड़ की कल्पना कीजिए, तो जो पहाड़ होगा कैसे होते हैं, ढाल वाले होते हैं। तो ऊपर से पानी जब नीचे गिरेगा तो ऊपर की जो मिट्टी है नीचे धीरे धीरे बह के आ जाएगी ना, तो उसी को मृदा अपरदन कहा जाता है। तो अब जो पहाड़ी क्षेत्र हैं तो उस मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, तो उसे हम देख लेते हैं। तो पहाड़ी मृदा में
पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए जाने चाहिए। सबसे पहले तो क्या करना चाहिए कि जो पर्वतीय ढाल होते हैं तो समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है, इसे समोच्च जुताई कहा जाता है। अब जो पहाड़ होंगे, जो पर्वत होंगे, तो उन पर क्या किया जाए, उन पर समोच्च रेखा के समांतर हल चलाया जाए। मतलब जो ढाल होती है तो ढाल में खड़ी रेखा खड़ा हल ना चलाया जाए, बल्कि आड़ी तरीके से चलाया जाएगा, समोच्च रेखा के हिसाब से चलाया जाएगा। तो उससे क्या होगा, जो जल होगा उसका जो बहाव होगा उसकी गति कैसी हो जाएगी, घट जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। और इसे क्या कहते हैं, इसे समोच्च जुताई कहते हैं। आप चाहे तो इसे चित्र द्वारा समझ सकते हैं। ये चित्र आपका जो दिया हुआ इसमें आप देख सकते हैं। फिर है आपका दूसरा तरीका होता है कि पर्वतीय ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर और नालिका अपरदन को रोका जा सकता है। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफी विकसित है। तो जो सीढ़ीदार है, आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और सीढ़ी बनाकर खेती की जाती है। इससे क्या होता है, इससे भी मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। जो मिट्टी होगी उसका बहाव को रोका जाएगा, है ना। क्योंकि जैसे सीढ़ी बनी हुई है, यहाँ पर आपकी जो सिंचाई हो रही है तो मिट्टी बह के यहाँ आ जाएगी, फिर यहाँ आएगी, है ना। पर ये है कि एकदम लगातार नहीं बहेगी, ठीक। इससे ना क्या कहते हैं, रोक दिया जाता है। और कई जगह तो क्या होता है, जो सीढ़ीदार सोपान बनाए जाते हैं ना, तो साइड में क्या होता है, घास भी लगा दी जाती है, जिससे क्या मृदा अपरदन रुक जाता है। अब तीसरा तरीका होता है मृदा अपरदन को रोकने का, वह होता है पर्वतीय क्षेत्रों में पट्टी कृषि के द्वारा मृदा अपरदन को रोका जाता है। इसमें बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है, फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती हैं। तो ये तीसरा तरीका है पट्टी तो अभी मृदा अपरदन को रोका जाता है। आपका ये पर्वतीय क्षेत्र है और आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि बीच बीच में क्या किया है, ये पट्टी बनाई गई है, ये पट्टी दिख रही है ना आपको, और उन पट्टियों पर क्या कर दिया, बीच में घास लगा दी गई है। अब जब सिंचाई की जाएगी या बारिश होगी तो पानी जो होगा क्या होगा, अपने साथ मृदा को बहा के नहीं ले जाएगा। इन घास के द्वारा, ये जो घास बनाई गई हैं, जो पट्टीदार कृषि की जा रही है, तो उनके द्वारा मृदा अपरदन भी रुक जाएगा। और एक और तरीका होता है पर्वतीय ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने का, तो वह होता है पर्वतीय ढालों पर बांध बनाकर जल प्रवाह को समुचित ढंग से खेती के काम में लाया जा सकता है और मृदा रोधक बांध और नालिकाओं के फैलाव को रोकती हैं। तो बांध बनाकर अभी क्या किया जाता है कि मृदा अपरदन को रोका जाता है, क्योंकि बांध बना दिए जाएंगे तो जो जल प्रवाह होगा वो बहुत तेजी से नहीं बहेगा। तेजी से जब नहीं बहेगा, वहाँ ही पानी को रोक दिया गया है, तो वहाँ पर क्या होगा, मृदा अपरदन नहीं होगा। अब इसके बाद है आपका जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दें। तो अब यहाँ पूछा गया है कि जैव संसाधन क्या है और अजैव संसाधन क्या है, तो चलिए इसे देख लेते हैं। तो जैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है और जिनमें जीवन व्याप्त होता है। मतलब वे संसाधन जो जीवित होते हैं, जिनमें प्राण होते हैं, जिनमें जीवन होता है, वो कौन से संसाधन हो गए, वह जैव संसाधन हो गए, ठीक। जैसे मनुष्य हो गया, वनस्पति जगत मतलब पेड़ पौधे वगैरह, उनमें भी जान होती है। प्राणी जगत हो गया, पशुधन, मत्स्य जीवन, ये सब क्या हो गए, इनमें सब में जान है और इन सब में जान होने के कारण ये जैव संसाधन कहलाते हैं। अब अजैव संसाधन क्या है, तो अजैव संसाधन वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे चट्टानें हो गई, धातुएं हो गई, तो ये कौन से संसाधन हो गए, ये आपके अजैव संसाधन हो गए। अब आता है आपका निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए। तो अब जो प्रश्न आएंगे तो उनका उत्तर हमें कितने शब्दों में देना है, 120 शब्दों में देना है। तो प्रश्न नंबर 1 है आपका, भारत में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन करें। तो जो भारत की जो भूमि है उसका किस तरीके से उपयोग किया जा रहा है, तो उसका हमें वर्णन करना है। और साथ में यह भी पूछा
गया है कि वर्ष 1960-61 से वन के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई। इसका क्या कारण है? तो सबसे पहले तो हमें यह बताना है कि जो भूमि का उपयोग किया जा रहा है भारत में वो किस तरीके से किया जा रहा है। और दूसरा बना इसी में पूछा गया है कि 1960-61 से जो वन है, वन क्षेत्र में क्या हो रहा है, महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हो रही है। तो इसका कौन से कारण है? तो चलिए देखते हैं। भारत में भूमि उपयोग प्रारूप भू उपयोग का निर्धारण भौतिक कारक जैसे भू आकृति, जलवायु और मृदा के प्रकार तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति और परंपराओं द्वारा होता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो भारत की भूमि है उसका उपयोग हम कैसे करते हैं, किस तरीके से किया जाता है, भू आकृति के द्वारा। क्योंकि आपने देखा ना, कहीं भारत में मैदान है, कहीं पठार है और कहीं रेगिस्तान है, अलग अलग है ना कैटेगरी का मतलब भू आकृति है यहाँ पर। तो उस भू आकृति के आधार पर हम भूमि का प्रयोग कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। जलवायु भी कहीं पर क्या है, बहुत गर्म है, कहीं पर थोड़ा सा ठंडा मौसम हुआ करता है। और मृदा यानी जो मिट्टी होती है वो भी हमारे भारत देश में कई प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी होती है, लाल मिट्टी होती है, लैटेराइट मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है ना। ये सारी मिट्टियों का वर्णन आपने है ना जो आपका पाठ है उसमें देखा हुआ था। तो मिट्टी के प्रकार पर भी निर्भर करता है। और कुछ मानवीय कारक होते हैं, है ना, जैसे जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या के घनत्व कहाँ है, जनसंख्या मतलब किसी राज्य में जनसंख्या अधिक है, किसी राज्य में जनसंख्या घनत्व कम है, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि उसमें भूमि का उपयोग किस तरीके से किया जा रहा है। प्रौद्योगिकी क्षमता, प्रौद्योगिकी मतलब होता है तकनीकी। तो तकनीकी क्षमता क्या है, अगर अच्छी तकनीक होगी तो उस तरीके का भूमि का उपयोग होगा, है ना। तकनीकी के आधार पर भी भूमि का उपयोग किया जा रहा है। संस्कृति और परंपराओं द्वारा भी हम भूमि का उपयोग कर रहे हैं कि हमारी संस्कृति, हमारा जो कल्चर है वो किस तरीके का है और हम किस तरीके से भूमि का उपयोग कर रहे हैं। तो भारत जो है, तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। और इतना जो आपका क्षेत्रफल दिया गया है उसमें से 93% भाग ही भू उपयोग आंकड़े प्राप्त हैं। मतलब हमारी जो भारत की भूमि है तो उस भारत की भूमि में से सिर्फ 93% जो भाग है उसमें कि हम उस भूमि का प्रयोग कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, उसका ही हमारे पास आंकड़े उपलब्ध हैं। तो बाकी 7% का क्यों नहीं है? तो और ऐसा कौन सा कारण है कि जो 7% भूमि हमारी है उनका हमारे पास आंकड़े उपलब्ध नहीं है, ऐसा क्यों? तो जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, जिसमें असम को अगर हम छोड़ दें तो पूर्वोत्तर राज्यों के सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं है। और जम्मू और कश्मीर में जो पाकिस्तान और चीन के अधिकार में है ना, उस भूमि का भी हम लोग सर्वेक्षण नहीं कर पाते हैं। और सर्वेक्षण ना होने के कारण क्या है, हमें आंकड़े प्राप्त नहीं हैं। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि जो पूर्वोत्तर राज्य हो गए, है ना, जम्मू और कश्मीर जो पाकिस्तान और चीन के अधिकार में है, तो ऐसा 7% भूमि हो गई जो हमारे कब्जे में। तो हमारी भूमि तो है पर क्या कहते हैं, कब्जे में नहीं, हमारे मतलब पाकिस्तान और चीन के अधिकार में अभी, तो वो हमारी भूमि है पर उसके सर्वेक्षण न होने के कारण हमारे पास आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। स्थायी चारागाहों के अंतर्गत भी भूमि कम हुई है। जो स्थायी चारागाहें हैं तो उनके कारण भी भूमि कैसी हो गई है, कम हो गई है। पशुधन की इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध कराने में समस्या आती है, इसलिए हमारे पशुओं की दशा भी बहुत अच्छी नहीं है। क्योंकि चारा उपलब्ध नहीं होगा तो पशुओं की स्थिति भी कैसी है, बहुत अच्छी नहीं है। वर्तमान प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य प्रति भूमि अनुपजाऊ हैं और इन पर फसलें उगाने के लिए कृषि लागत बहुत ज़्यादा है। तो जो वर्तमान में प्रति भूमि है, ठीक है, तो इनके अलावा जो अन्य प्रति भूमि है तो वो कैसी है, अनुपजाऊ है। मतलब अगर इसमें खेती की जाए तो उपज बहुत कम होगी या ना के बराबर होगी। और यदि मान लो हम कोशिश करते हैं कि इसमें फसल उगाई जाए तो कृषि लागत कैसी होगी, बहुत ज़्यादा आएगी। मतलब खर्चा कैसा होगा, बहुत ज़्यादा आएगा। तो अतः इस भूमि को 2 या 3 वर्षों में या 1 या 2 बार बोया जाता है। मतलब इनमें ज़्यादा लागत नहीं लगाई जाती है, कृषि के लिए इनका प्रयोग बहुत ही कम किया जाता है। यदि इसे शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है
तब भी भारत के कुल सूचित क्षेत्र के लगभग 54% हिस्से पर ही खेती हो सकती है। मतलब ये जो अनुपजाऊ खेती है, अनुपजाऊ भूमि है, इसको भी अगर हम शामिल कर लें तो सिर्फ 54% ही ऐसी भूमि है जिन पर खेती की जाती है। अब आया आपका शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। तो जो शुद्ध बोया जाता है, जो खेती की जाती है, तो उसका क्षेत्र भी जो होता है ना, अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार है। जैसे कि पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, तो यहाँ 80% भूमि पर खेती की जाती है। मतलब पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर क्या की जाती है, खेती की जाती है। और वहीं अगर हम देखें अरुणाचल प्रदेश को, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप, तो यहाँ पर सिर्फ 10%, बल्कि इससे भी कम, 10% से भी कम क्षेत्र में खेती की जाती है। भारत की जो राष्ट्रीय वन नीति जो 1952 के मापदंड के अनुसार वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित है। तो राष्ट्रीय वन नीति जो 1952 में बनाई गई थी, तो उन्होंने एक मापदंड रखा था। उन्होंने जो मापदंड रखा था तो उसके अनुसार क्या था, 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित है। उसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफी कम है और वन नीति द्वारा निर्धारित यह सीमा परिस्थिति के संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि भूमि का उपयोग भारत में किस तरीके से किया जा रहा है। आपने पंजाब हरियाणा में 80% देखा, अरुणाचल वगैरह में क्या देखा, 10% से भी कम भूमि का प्रयोग किया जा रहा है खेती के लिए। अब वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका इस पर निर्भर रहती है। जो वन क्षेत्र होते हैं, आपने आदिवासी वगैरह देखे होंगे, तो ये लोग तो क्या होते हैं, जंगल पर ही निर्भर होते थे, है ना। तो लाखों लोग जो होते हैं उनकी आजीविका किस पर निर्भर है, वन पर ही निर्भर होती है, जंगल पर ही निर्भर होती है। तो भू उपयोग का एक भाग बंजर भूमि और दूसरा गैर कृषि प्रयोजन में लगाई भूमि कहलाता है। मतलब यहाँ पर भूमि को भी दो कैटेगरी में बांट दिया गया है, दो भाग में बांट दिया गया है। एक है आपका भू उपयोग का भाग जो बंजर भूमि हो गया, और दूसरा हो गया आपका गैर कृषि प्रयोजन। अब इन दोनों को भी समझ लेते हैं। तो बंजर भूमि में कौन कौन से आ जाएंगे आपकी, जैसे पहाड़ी चट्टानें हो गई, चट्टानें वगैरह है ना, तो पहाड़ी चट्टानें हो गई, सूखी और मरुस्थलीय भूमि हो गई, इन सब भूमियों को शामिल कर लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम कृषि नहीं कर पाएंगे। जो पहाड़ी चट्टानें हो गई, मरुस्थल हो गए, रेगिस्तान कहते हैं जिसको, तो यहाँ पर खेती करना क्या कठिन कार्य है या ना के बराबर ही है। अब दूसरा है आपका कृषि, गैर कृषि कार्य में लगी भूमि। तो गैर कृषि कार्य में लगी भूमि जैसे बस्तियाँ मतलब हमारे जो जहाँ हम लोग निवास करते हैं, रहते हैं, हम लोगों के जो घर बने हुए हैं ना, जो सिटी वगैरह हैं, गांव वगैरह हैं, है ना। तो जो बस्ती हो गई जहाँ पे सड़कें बनी हैं, जमीन पे ही तो सड़क बनी हुई है ना, हाँ, तो सड़क हो गई, रेलवे लाइन हो गई, उद्योग हो गए, ये सारी सम्मिलित हैं। तो अब इन पे क्या किया जा रहा है, इन पे तो खेती नहीं कर सकते ना। जो बस्तियां बनी हुई हैं, जो सड़क है, जो रेलवे लाइन है, जो उद्योग है, तो यहाँ पर खेती तो नहीं की जाती। तो ये कैसी भूमि कहला गई, ये गैर कृषि कार्य में लगी भूमि कहला गई। लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन पर ध्यान न देने के कारण और लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है। परिणाम स्वरूप समाज और पर्यावरण पर गंभीर आपदा भविष्य में किसी भी समय आ सकती है। तो लगातार क्या किया जा रहा है कि गैर कृषि कार्यों में जो लगी भूमि है उनका प्रतिशत बढ़ रहा है, और उससे क्या हो रहा है, भविष्य में किसी भी समय पर्यावरण संकट उभर के सामने आ जाएगा। वैसे पर्यावरण संकट तो अभी भी सामने आ चुका है। अब दूसरा प्रश्न है इसका कि प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे हुआ है। प्रौद्योगिकी मीन्स होता है तकनीकी, तो जो तकनीकी है और जो आर्थिक विकास हुआ है, तो उसके कारण संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे हो रहा है, इसे हमें इसमें समझना है। तो संसाधन जिस प्रकार मानव के जीवन यापन के लिए अत्यंत आवश्यक है। आप जानते हैं कि जो मानव जीवन है तो उसके लिए जो संसाधन होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। बिना संसाधनों के तो हम जीवन यापन करना हमारे लिए मुश्किल है। तो उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी क्या होते हैं, संसाधन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो संसाधन प्रकृति की देन है, प्रकृति ने हमें संसाधन दिए हैं और फलस्वरूप मनुष्य ने इनका अंधाधुंध उपयोग किया है, जिससे निम्नलिखित प्रमुख समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। तो इन समस्याओं को देख लेते हैं।
तो कुछ व्यक्तियों के लालच बस संसाधनों का ह्रास। तो जो व्यक्ति हैं वो सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए इन संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग कर रहा है ना। और अधिक उपयोग करने से क्या हो रहा है, अधिक उपयोग करने से जो संसाधन हैं उनका ह्रास हो रहा है, वो खत्म हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। ठीक, तो लालच बस संसाधनों का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, खत्म हो रहे हैं। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिससे समाज दो हिस्सों, संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन अर्थात अमीर और निर्धन में बंट गया है। जो संसाधन है तो वो क्या हो गया है, कुछ लोगों के हाथ में आ गए हैं, क्योंकि जो अमीर होगा वो क्या करेगा, वो संसाधनों को खरीद लेगा। जो गरीब होगा तो उसके तो शक्ति के बाहर है, वो तो खरीद ही नहीं पाएगा, है ना। तो अमीर के हिस्से में जो संसाधन अधिक आ रहे हैं तो वो उसका प्रयोग क्या कर रहा है, और अधिक मात्रा में कर रहा है। तो इस कारण से भी संसाधन क्या हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थिति की संकट उत्पन्न हो गया है, जैसे भूमंडलीय तापमान, ओजोन परत अपक्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण आदि। तो आप देख रहे हैं कि जो संसाधन है उनका अधिक से अधिक प्रयोग किया जा रहा है। तो अधिक प्रयोग करने से क्या हो रहा है, वैश्विक परिस्थिति की संकट उत्पन्न हो रहा है। आपने सुना भी होगा कि आप देखो आजकल जो जलवायु है, जो वातावरण है, जो तापमान है, वो कैसा हो गया, एकदम परिवर्तन हो गया ना, है ना। तो भूमंडलीय तापमान बदल गया है, वनों की बहुत अधिक कटाई हो रही है, पर्यावरण संकट आ रहा है ना। ओजोन परत है उसमें भी क्या हो रहा है, छेद बढ़ता जा रहा है ना। तो पर्यावरण प्रदूषण बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है, भूमि निम्नीकरण भी होता जा रहा है। तो ये सारी समस्याएं क्या हो रही है, यहाँ सामने आ रही हैं। किसके कारण, संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग के कारण। नंबर 4 है, प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण लोगों की आय बढ़ी है, जिससे हर वस्तु की मांग भी बढ़ी है। उत्पादों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए और भी अधिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए संसाधनों की निरंतर मांग भी बढ़ी है। अब जो नई नई तकनीकी आ गई हैं, नई तकनीकी की आने के कारण क्या हो रहा है, लोगों की इनकम बढ़ गई है, आय बढ़ गई है ना। अब आय बढ़ने से लोग क्या कर रहे हैं, नई नई फैशन की चीज़ें ले रहे हैं, फैशनेबल हो गए हैं, है ना। उससे संसाधनों की और ज़्यादा डिमांड हो रही है, संसाधन की और अधिक खपत भी हो रही है। ठीक, तो इस तरीके से संसाधन क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहे हैं। अब आपकी किताब में दिया हुआ है वर्ग पहेली, है ना, जिसको आपकी एक देखेंगे किताब में आप, तो वर्ग पहेली दी है और आपको उसमें से ढूंढना है। तो सबसे पहला आपका भूमि, जल, वनस्पति और खनिजों के रूप में प्राकृतिक संपदा को क्या कहते हैं। तो भूमि है, जल है, वनस्पति और खनिज के रूप में जो प्राकृतिक संपदा हमें मिली है उसको हम कहते हैं रिसोर्सेस, है ना। अनवीकरणीय योग्य संसाधन का एक जो प्रकार होता है तो उसे क्या कहते हैं, मिनरल्स है। और उच्च नमी बनाए रखती है उस मिट्टी को क्या कहते हैं, वह मिट्टी होती है ब्लैक सॉइल। जो काली मृदा होती है वो उच्च नमी को बनाए रखती है। मानसून जलवायु में अत्यधिक निछालित मृदाएं होती है तो वो लैटेराइट सॉइल हुआ करती हैं। मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए वृहद स्तर पर पेड़ लगाना क्या कहलाता है, अफॉरेस्टन कहलाता है। भारत के विशाल मैदान इन मृदाओं से बने हैं, तो वो कौन सी मिट्टी से बने हैं, एलोवियल सॉइल से बने हुए हैं। अब इसके अलावा परीक्षा में कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, उसे हम देख लेते हैं। तो प्रश्न है आपका, सतत पोषणीय विकास से क्या आशय है। तो सतत पोषणीय विकास क्या कहलाता है वो देख लीजिए। सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो। तो मतलब यहाँ पर बताया गया है कि सतत, सतत यानी होता है लगातार। सतत मीन्स क्या होता है, लगातार। पोषणीय है ना, मतलब क्या कहते हैं, जो विकास हो वो किस तरीके का हो, सतत हो, लगातार हो, उच्च क्वालिटी का हो, अच्छी क्वालिटी का हो, है ना, पोषणीय हो। तो जो आर्थिक विकास हो वो किस तरीके का हो, लगातार हो। ठीक है, पर कैसा हो, जो विकास हो वो कैसा हो, वो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो। जो पर्यावरण है, जो प्रकृति है, उसको बिना नुकसान पहुंचाए विकास होना चाहिए। प्रकृति ने हमें संसाधन प्रदान किए हैं, उन संसाधनों का हम अंधाधुंध उपयोग ना करें, अधिक से अधिक उपयोग ना करें। जितनी हमें ज़रूरत है उन संसाधनों का हम उपयोग करें और बाकी संसाधनों की बचा के रखें। तो यही क्या होगा, यही वही सतत पोषणीय विकास कहलाएगा। तो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए जो विकास किया जाएगा वह सतत पोषणीय विकास कहलाएगा। तो वर्तमान विकास की जो प्रक्रिया है
भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करें। तो वर्तमान विकास के लिए ये नहीं कि हम जो भविष्य में हमारी जो पीढ़ी आने वाली है तो उसके लिए हम संसाधन ना बचाएं, बल्कि हम ऐसा करें कि हमारी जो वर्तमान में विकास कर रहे हैं हम, ठीक है, उसको तो बनाए रखें और साथ में भविष्य की जो पीढ़ी है तो उसके लिए भी उन संसाधनों को हम सहेज कर रखें। तो यही क्या कहलाता है, सतत पोषणीय आर्थिक विकास कहलाता है। इसे हम सरल भाषा में अगर समझें तो यह कह सकते हैं कि जो हमें प्रकृति ने संसाधन प्रदान किए हैं तो उन संसाधनों का हम सीमित प्रयोग करें और सीमित प्रयोग करते हुए अपना विकास करें और अपना विकास करने के साथ साथ संसाधनों को बचा के रखें ताकि जो भविष्य की पीढ़ी है वो भी अपना विकास कर सके। यही सतत पोषणीय विकास है। इसके बाद है आपका पृथ्वी सम्मेलन 1992 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि पृथ्वी सम्मेलन क्या होता है, उसे समझ लीजिए। तो जून 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्र अध्यक्ष ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। तो 1992 में जून में क्या हुआ था कि 100 से भी अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष इकट्ठे हुए। कहाँ पर इकट्ठे हुए? ब्राजील का एक शहर है रियो डी जेनेरो, ठीक है। तो यहाँ पर पहला सम्मेलन हुआ। कौन सा सम्मेलन हुआ? पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ और यहाँ 100 देशों के राष्ट्र अध्यक्ष इकट्ठे हुए। किस लिए इकट्ठे हुए, क्यों एकत्रित हुए, तो उनका क्या कारण था इकट्ठा होने का? तो इसका आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। मतलब विश्व में जो पर्यावरण संरक्षण को लेके बातें चल रही थी, जो सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, उनके हल को ढूंढने को ये सम्मेलन किया गया था। इसमें एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता के एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। तो जितने भी नेता वहाँ पर इकट्ठे हुए तो उन्होंने क्या किया कि जो जलवायु परिवर्तन हो रही है और जो जैविक विविधता आ रही है तो उसमें एक घोषणा पत्र तैयार किया गया और उन्होंने 100 देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष इकट्ठे हुए थे उसमें उन्होंने क्या किया, उस पर साइन किए, हस्ताक्षर किए। इसने भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति जताई व 21वीं सदी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की। तो इसमें क्या बताया गया है कि इसमें बताया गया कि जो भूमंडलीय वन सिद्धांत था उस पर इन्होंने क्या किया, जो 100 लोग इकट्ठे हुए, जो राष्ट्राध्यक्ष इकट्ठे हुए तो उन्होंने अपनी अपनी सहमति जताई कि हाँ भाई हम आपकी बातों से एग्री हैं, ठीक है ना। तो जो पृथ्वी सम्मेलन किया गया है हम इसमें अपनी सहमति प्रदान करते हैं। और साथ में क्या किया गया, 21वीं सदी में सतत पोषणीय विकास के लिए, मतलब जो 21वीं सदी है उसमें सतत पोषणीय विकास हो, मतलब अभी आपने समझा ना कि सतत पोषणीय विकास क्या है, ऐसा विकास जो लगातार हो, है ना। तो ऐसे सतत पोषणीय विकास के लिए एक एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की गई। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि एजेंडा 21 क्या है। एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के दौरान राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। अभी आपने देखा इसके पहले भी ना उत्तर में कि ना ब्राजील में क्या किया गया था, 100 देशों के राष्ट्राध्यक्ष इकट्ठे हुए थे, है ना, और उन्होंने क्या कहते हैं अपनी सहमति जताई हुई थी कि किस तरीके से हमें जो पर्यावरण है, जो विकास सम्मेलन है उसको बनाए रखना है ना। तो वहाँ पर एक एजेंडा तैयार किया गया, उस एजेंडा का नाम रखा गया एजेंडा 21। तो इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास प्राप्त करना। और यह एक कार्यसूची है, मतलब एक ऐसी सूची है, एक ऐसी लिस्ट है जिसमें कार्य बताए गए हैं, एक काम बताए गए हैं, ऐसे कार्य बताए गए हैं कि वो कार्य करना है और उन कार्यों के थ्रू, उन कार्यों की सहायता से भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास को प्राप्त करना है। तो जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं, सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी व रोगों से निपटना है। ये इसके कार्य थे और इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। तो इस तरीके से एजेंडा 21 तैयार किया गया जिसमें भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास को प्राप्त करना उद्देश्य था। तो इस तरीके से हमने देखा कि एजेंडा 21 तैयार हुआ।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण के लिए क्या क्या प्रयास किए गए। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो संसाधन हैं तो उनके संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से प्रयास किए गए हैं वो यहाँ पर देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण के लिए निम्न प्रयास किए गए हैं। सबसे पहले तो 1968 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत की। तो क्लब ऑफ रोम ने क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन जो हैं उनके संरक्षण की बात सामने रखी। कब रखी? 1968 में। फिर दूसरा है 1974 में सुभेसर ने अपनी पुस्तक स्माइल इज ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की पुनरावृत्ति की है। ठीक है, तो स्माइल इज ए ब्यूटीफुल एक बुक का नाम है जिसे सुभेसर ने लिखा हुआ था और उन्होंने गांधी जी की जो दर्शन शास्त्र हैं उसकी पुनरावृत्ति की हुई है। 1987 में ब्रुडलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान दिया गया और इस संदर्भ में महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरो ब्राजील में 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन द्वारा किया गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण के लिए प्रयास किए गए हैं। इसी के साथ हमारा यह चैप्टर समाप्त होता है और नेक्स्ट चैप्टर में हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक कि आप सभी को मेरा नमस्ते।